समाज के लिए आरक्षण आंदोलन चल रहा था और मैं किसी आरक्षण की मांग कर रहा था और मुझ पर बहुत बड़ा केस लगाया गया था देशद्रोह का। और इसमें पिछले 9 महीने से मैं जेल में बंद था। न्यायतंत्र ने मुझे जमानत दी है और आज मैं जमानत पे बाहर आया हूं। वक्त बताएगा कि मुझ पर राष्ट्रद्रोह का केस लगाया गया वो गलत ही या सही। लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में ये तो तय हो गया है कि आरक्षण मांगना मतलब देशद्रोह। आज जिस प्रकार से सूरत में ये महारैली हुई है, जिस प्रकार 17 अगस्त को की गई थी, उसी प्रकार की है। हमारा कार्य है पटेल समुदाय को आरक्षण दिलवाना। और आरक्षण मतलब जो संविधान में लिखा है, संविधान में ईवीसी नहीं लिखा। हमें आरक्षण चाहिए जो आरक्षण संविधान में लिखा है। हम इस पटेल समाज के आरक्षण आंदोलन के साथ साथ महिलाएं, किसान, युवा और गरीब लोगों के लिए एक निर्माण का आयोजन करना चाहते हैं। अभी तो मैं 6 महीनों के लिए गुजरात से बाहर हूं। गुजरात से बाहर मुझे क्यों भेजा गया वो तो मैं नहीं जानता। वो तो आपको बहुत बड़ी खबर होगी कि क्यों मुझे गुजरात बाहर भेजा गया है। या फिर मैं गुजरात से सही सलामत वापस आ सकता हूं। जिस दिन मैं सही सलामत वापस आया तो मुझे पक्का मालूम है कि इस गुजरात के नवनिर्माण के लिए 12 मुद्दों की ब्लूप्रिंट मेरे पास है और किस प्रकार इस पटेल समुदाय पर अत्याचार किया गया है। अंश बी, अगर बेरोजगार युवा एग्जाम देता है तो उसमें बी लिख दो तो वो पास हो जाता है। वो पूरा गलत बोला गया है चंपावत के द्वारा। उसका भी मैं खुलासा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैंने भी तलाटी के एग्जाम के बाद उससे मिला था कोलवाड़ के राजपूत के साथ। मुझे भी 46 लाख रुपए की बात की गई थी। तो जो बी शब्द लिखा है सिर्फ भूपेंद्र सिंह का बी बोले, लेकिन अंश बी ANS और डैश करके बी बोला गया है। तो वो पूरा नाम हमें ढूंढने की जरूरत है कि अगर वो लिखोगे तभी आप पास होगे। गलत बात पटेल समाज के साथ ये हो गई कि हम सिर्फ रोजगार के लिए यानी कि नौकरी में और शिक्षा में अपना हक मांगते हैं। आज समुदाय पर अत्याचार किया, 14 बच्चे को आपने शहीद कर दिए, 10 बच्चों पर आपने देशद्रोह का केस लगा दिया। जाकिर हुसैन बड़ी बड़ी बातें करता है, कश्मीर में खीण में बड़े बड़े अत्याचार होते तो उन पर देशद्रोह के केस नहीं लगते। जो लोग अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार उखाड़ने की बात करते हैं उन पर देशद्रोह के केस नहीं लगते। और जो आरक्षण की बात करते हैं, जो अपने समुदाय के लिए लड़ना चाहते हैं, जो लोग इस देश को, इस राज्य को निर्माण की आह पर ले जाना चाहते हैं, उन पर देशद्रोह के केस लगाए जाते हैं। लेकिन वो तो वक्त बताएगा। न्यायतंत्र महान है। लेकिन कई बार हमारी जमानत के बाद बोला गया कि अमित शाह गुजरात में आया और हार्दिक को जमानत मिल गई। अगर यही सही है तो मुझे तो ये लगता है कि न्यायतंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। अगर अमित शाह आ जाता है और मुझे जामीन मिल जाते हैं तो न्यायतंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायतंत्र इस देश का सबसे बड़ा महान संस्था पर तौर पर है और वो जो कहेगा वही तय होता है। और कई बार मैंने न्यूज में पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां जहां लोकशाही की हत्या होगी हम बीच में अपनी बात रखा करेंगे। और न्यायतंत्र ने मुझे जमानत दी है तो मैं तो यही मानता हूं कि मुझे न्यायतंत्र ने जमानत दी है, ना किसी सरकार ने दी है। और न्यायतंत्र ने मुझे जो जमानत दी है उससे मैं तो ये पूरी तरह से कहता हूं कि ये सत्यमेव जयते है। और ये सत्यमेव जयते से इस देश के युवाओं पर ये तो हो गया है फैसला कि न्यायतंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगले दिनों में हमें क्या करना है, उसमें सभी को, पूरे देश राज्य की हर समाज की जनता को हमें सहयोग देना होगा। जिस प्रकार आज सूरत में दलित समाज है, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज ने हमें सहयोग दिया है। जिस प्रकार वर्ग विग्रह की बात करती थी गवर्नमेंट, वो तो है ही नहीं। वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हमें ओबीसी समाज के, दलित समाज के सब लोगों के लेटर आते हैं कि आपकी लड़ाई सही है। तो इस राज्य को जो गुमराह करने का प्रयास किया है
वो बहुत बड़ा है। और मैं तो यही मानता हूँ कि इस राज्य की चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो उसने इस राज्य को बांध में लेने का प्रयास किया है। मैं तो ये जानता हूँ कि 9 महीने में जिस प्रकार मेरे साथ बातें की गई, जिस प्रकार मेरे साथ बड़ी बड़ी बातें कर दी गई, आप कल बोल दोगे आंदोलन बंद तो कल ही आपकी जमानत हो जाएगी। वो ही पता नहीं चलता था कि आंदोलन बंद कर दो तो जमानत हो जाएगी, आंदोलन चालू रखो जमानत नहीं होगी। वो एक विषय अलग है। लेकिन मैं ये आपको आखिरी बार कहता हूँ कि समाज के लिए आंदोलन है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, ना अमित शाह के लिए, ना भाजपा के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना आरएसएस के लिए। पूरा का पूरा आंदोलन हमारे समाज के लिए है, इस राज्य के निर्माण के लिए है और हमारे समाज के युवाओं को इस जिस प्रकार अन्याय हुआ है उसको न्याय लेने के लिए है। बस वही हमारे लिए बड़ी बात है। और आज जिस प्रकार लोगों ने सहयोग दिया है, साथ दिया है, तो उससे हमें अच्छा लगा। और हम जानते हैं कि हम इस राज्य के लिए कुछ करेंगे। और भी बड़ी बड़ी बातें होती है क्योंकि मैं एक गांव से आता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे अच्छी बातें नहीं आती। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी बातें आती बोलना तो मैं जेल में होता ही नहीं। क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं परिपक्व नहीं, ऐसा है वैसा है। मैं गांव से आया हुआ लड़का हूँ और गांव के लोग कैसी भाषा बोलते हैं वो तो आप सब जानते हैं। और उसी से होता ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं परिपक्व नहीं, ऐसा है वैसा है। मैं गांव से आया हुआ लड़का हूँ और गांव के लोग कैसी भाषा बोलते हैं वो तो आप सब जानते हैं। और उसी से क्योंकि अगर सच को किसी को बताएंगे तो उसको कड़वा लगता है। उसी प्रकार ये जो 182 लोग बैठे हैं ना वो विधानसभा में, वो साले बेवकूफ बन गए। पता ही नहीं चलता कि उसको हमारी बात समझ में नहीं आती। 1 साल से ये कर रहे हैं। वो हरियाणा में उन्हीं की गवर्नमेंट, उनको सहयोग दिया गया और पूरी तरह से लॉलीपॉप ही दिलाते जा रहे हैं। 5-5 रुपए के लॉलीपॉप 2 बार दे दी। अब खाए भी कैसे, शुगर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि संविधान को वो लोग नहीं मानते। वो लोग तो अपनी ताकत और अपना जो निर्णय वो सभी पर बिठाना चाहते। मुझे ये लगता है उनके इस एबीसी के मामले पर कि ये लोग देश से आरक्षण हटाना चाहते हैं। धन्यवाद। आप पूछिए। गुजरात विधानसभा का चुनाव 2017 में क्या स्टैंड रहेगा पाटीदार समाज का? क्योंकि आज जो आपका स्वागत के लिए आए थे वो विभिन्न एनसीपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आगे आए थे। क्या स्टैंड रहेगा? ये जो 6 लाख कार्यकर्ता थे वो एनसीपी कांग्रेस के तो नहीं थे, वो हमारे पटेल समुदाय से थे। और लोकशाही देश में वो लोग अपनी अपनी बात रखते स्वागत करने के लिए। उनको भी अच्छा लगा, चलो हमने हार्दिक का स्वागत कर लिया। मुझे भी अच्छा लगा कि जयंत भाई ने मेरा स्वागत कर लिया, नलिन भाई ने मेरा स्वागत कर लिया, आम आदमी पार्टी वाले ने स्वागत कर लिया। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कोई मेरा तो स्वागत करने आया। लेकिन बड़ी बात है लोकशाही देश में समाज तय करेगा कि हमें किसको इस राज्य में बिठाना है, ताकि इस राज्य को सही तौर पे सही सरकार मिले, सही हक मिले। क्या भूमिका रहेगी? क्या भाजपा के समर्थन में रहेगी, विरोध में रहेगी? इतनी सीधी सी बात है। अभी तो 8 महीना बाकी है। अगर वो हमें हक देंगे तो उस बात अलग है, क्योंकि हमने 14 बच्चे गुमाए इसमें। हमारे बच्चों पर देशद्रोह की वो छोटी बात नहीं है, फांसी की सजा होती है उसमें। 307 लगाई गई, हमारी बहनों पर 302 लगाए गए, लूटपाट लगाई गई। वो कैसे लगा दी गई, वो बड़ी बात है। वो तय करेंगे, वो हम समाज से पूछेंगे क्या करना। वो अब 2017 में देख लो, हमने स्थानिक स्वराज में भी नहीं कहा था हम किसको वोट देंगे, लेकिन जो परिणाम है वो सबके सामने है। 2017 में भी बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। और मैं तो यही मानता हूँ हर समाज को इसमें एकजुट होना चाहिए और सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको जेल में जो 1200 करोड़ की ऑफर दी गई थी वो कौन शख्स था और किस तरह से आपको 1200 करोड़ देने वाले थे? मैंने कई बार जेल में बैठे बैठे सोचा कि मैं उसका नाम बता दूं, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि उसका नाम बताने में मुझे कब फायदा होने वाला है। तो मैं वो तय करके उसका नाम बताऊंगा। और उसका नाम मुझे तो लगता है आप सब जानते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले पेपर में भी आया था कि गवर्नमेंट वही चला रहा है, उसको तो निकाल दिया गया, फिर भी वहां पर बिठाया गया है। वो सब लोग जानने वाले जानते हैं। आपको ऑफर किया उसका धंधा ही सौदाबाजी करने का। इलेक्शन के टाइम पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड होती है। कौन है वो तो वक्त बताएगा। वो सब लोग जानते हैं, मेरे मुंह से बुलाने के और क्या बोलते हैं। लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट मुंह में उंगली मत डालो यार। ने ऐसा बताया था, ऐसा कोई सनदी अधिकारी वहाँ आया ही नहीं है। वो तो बोलते हैं 1200 करोड़ की ऑफर लेके आएगा। दोनों कॉन्ट्रावर्सी। वो तो आरटीआई, वो तो कभी सच नहीं बताएंगे ना। वो आज तक कितने लोग मध्यस्थी वहाँ पर आ गए, कौन कौन आए, वो सभी बताएंगे। ये लोग आए थे मध्यस्थी में, ये लोग आए थे। वो तो आप आकर वहाँ पर खड़े हो जाते, तब आपको पता चलता कि ये लोग आए थे। नहीं बता रहे हो? मैं डरता हूँ। मैंने पिछले 9 महीने जेल में हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैंने तो तय कर लिया था कि 14 साल जेल में रहना है, क्योंकि ये लोग निकालने वाले नहीं कि आप अगर कमजोर हो गया तो निकालेंगे।
अब आपको उसका सर्टिफाइड नकल लेनी है तो वह सुप्रीडेंट से बोल सकते हैं। वो मुझे भी बोलता है कि अच्छा कर लो, अच्छा कर लो। मैंने 14 साल निकाल दिए अपनी जिंदगी के और मैंने तय किया था कि 12-22 साल का हूँ, 14 साल मतलब 36 साल, उसके बाद भी बहुत कुछ बचा है। हार्दिक, आपने बोला था जेल से बाहर निकलते वक्त उस टाइम कि आप सशक्त हुए हैं 9 महीने में, तो ऐसी कौन सी जेल में क्या होता है, पहले तो जो लोग बड़े बड़े गुनहगार भी होते हैं, चाहे वो शकील हो या दाऊद हो, वो भी क्या बोलते वो चादर ओढ़ कर भी रो लेता है। हम वहां पर गए, अच्छे अच्छे लोगों से मिले। ये इसलिए सशक्त हुए कि जेल में 80% लोग निर्दोष होते हैं। जिसके पास पैसे वो छूट जाते हैं। जो बेचारे, बड़ी बात तो ये है कि जो मोबाइल का अगर लूटपाट का उसका केस लगा होता है ना, मतलब मेरा केस, तो मुझे हाई कोर्ट से जामीन मिले। कुछ लोगों पर तो 14 कलम लगे तो उनको सेशन से मिल जाते हैं। किस प्रकार मिलते हैं ये केस? वो बड़ी बात ये है कि जेल में मैं जाकर बुक मैंने बहुत सारी पढ़ी है और मुझे बहुत शौक हो गया। मैं कभी बुक नहीं पढ़ता था। अगर मैंने बुक पढ़ी होती जब बच्चा होता तो आज मैं आरक्षण आंदोलन में भी नहीं होता। लेकिन जेल में जाकर बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ समझा हूँ, लोगों से बात की। क्योंकि अकेला पूरा दिन बैठता मगज कहाँ दौड़ा, बोलते हैं ना कि अगर कुछ काम नहीं हो रहा बैठेगा तो उसका जो विचार होंगे वो गलत लाइन पर बैठ चले जाएंगे। इसलिए हमने बुक ज्यादा पढ़ी है। उसमें सभी क्रांतिकारी की बुक पढ़ी, चाणक्य की बुक पढ़ी है। तो उससे पता चल गया कि हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमने क्या गलती की, उसकी वजह से हम आए। मैंने जेल में जाकर पहले जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ तब तक के आज के सभी अखबार फिर से एक बार पढ़े और मुझे पता चला कि मैंने शायद यही गलती कर दी। कहाँ घूमेंगे और क्या यूपी की बागडोर संभालेंगे चुनाव में? यूपी के मैं वही बोल रहा हूँ सभी को कि मैं 22 साल का लड़का हूँ। अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे कांग्रेस से विधायक लड़ना है चलो इस बार, तो मुझे तो टिकट मिलेगा नहीं। आपको टिकट की बात नहीं, नहीं बागडोर नहीं, मेरा काम अभी पूरे देश में 28 करोड़ कुर्मी है। उस कुर्मियों के पास मुझे जाना है, उनको क्या तकलीफ है, उनसे क्या मैं सीख सकता हूँ। मैं इस देश की भौगोलिक परिस्थिति को जानना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक परिस्थिति को जानना चाहता हूँ, मैं सामाजिक परिस्थिति को जानना चाहता हूँ। और मैं ये जानना चाहूँ जब समाज एकजुट होगा तब इस राज्य का निर्माण होगा और जब राज्य का निर्माण होगा तभी देश का नव निर्माण होगा। हार्दिक भाई, आपने जब क्रॉसिंग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया था कि जो गुजरात में तोड़फोड़ की वजह से जो नुकसान हुआ था वो आंदोलनकारियों से क्यों नहीं वसूल किया जाए? तो बड़ी बात यह है कि इस देश में चाहे जब से देश आजाद हुआ है तब से इतनी ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई है। इस देश में लोकशाही देश है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो वो अपना विरोध करेंगे, उससे घर्षण होगा। तो जितना होता है, गुज्जर आंदोलन हुआ है, 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। हरियाणा आंदोलन तो आपने देखे, वो सारी चीज होती है। लेकिन वो तो बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। वो तो हम अपना रवैया रखेंगे। अभी तक तो हमने जो लाठीचार्ज हम पर हुआ है, जो अत्याचार हुआ, हमारी गाड़ी तोड़े, हमने तो रखा ही नहीं है। अभी जो आपने कहा कि इलेक्शन में जिसको फायदा हुआ, सामने आई बात कि कांग्रेस को अभी जो नगर इकाई के चुनाव में फायदा हुआ, आप मानते थे वो सही हुआ? तो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्यों गलत हुआ? मतलब कांग्रेस की सरकार बनती है गुजरात में तो आपको कोई दिक्कत? मैंने आपने स्थानीय स्वराज की बात की है तो मैं स्थानिक स्वराज की बात करूंगा। अगर आपको विकल्प दिया जाएगा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में, तो आप पर्सनली किसको चॉइस करोगे? पर्सनली बात कर रहा हूँ। 8 महीने का समय है, इसमें 6 महीने में गुजरात बाहर रहने वाला। पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पर्सनली बात मैं लोगों के सामने भी नहीं रख सकता। आदिल भाई 6 महीने के लिए आप गुजरात के बाहर है, क्या प्लान रहेगा आज के आगे अगले 6 महीने के लिए? अगले 6 महीने के लिए मैंने वही क्या करना, सारी परिस्थिति को जानना चाहता हूँ। बड़े दूसरी बात यह है कि लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। जितना जुड़ पाऊंगा, लोगों से समझ पाऊंगा कि ये क्या क्या हुआ है। अभी तो मेरा काम ये है कि राजद्रोह का केस लगाएगा, मैं तो उसमें उंडा उतरना चाहता हूँ। मैंने तो तय कर लिया कि JNU में मैं तो एडमिशन भी लेने वाला लोग का, क्योंकि वहाँ पर तो देशद्रोही लोग रहते हैं ना, इसलिए मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। लास्ट टाइम ये गवर्नमेंट ने ये काफी ये पाटीदार में ये टकराव का भी माहौल बनाया था, लालजी पटेल को भी वहाँ पे बुलाया था, ये सब हुआ था, उस बारे में तो क्या कहना है? क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी हुई। वो समाज को गलत लाइन पर ले जाना चाहते हैं कई बार, लेकिन समाज बिल्कुल सही तौर पर है। और वो तो आप देख सकते हैं, इतने लोग आए। मैंने 4 रैली से मैं बंक मार कर निकल गया। मतलब योगी चौक में नहीं गया, वहां पर 3 लाख लोग अभी भी खड़े थे। समाज को कभी फर्क नहीं पड़ता। समाज तो ये चाहता है कि हमें न्याय कौन दिलाएगा, और समाज हमेशा जो सही लोग हैं, सही है, उसी के पीछे खड़े होते हैं।
हार्दिक, लाजपत जेल में आप जो आज 56 इंच की छाती की बात की, वो मोदी पर को टारगेट करते हैं। वो तो मुझे मालूम नहीं 56 इंच की शादी कौन बोलता है, वो बड़ी बात है। हार्दिक, पास आंदोलन में काफी बार देखा गया है एसपीजी और पास के बीच में विवाद हुआ है। आज लालजी पटेल और उनके काफी कार्यकर्ता वस्त्राल पहुंचे आपका स्वागत करने के लिए। एसपीजी ने बैनर लगाए हैं। क्या आने वाली आंदोलन की रणनीति में एसपीजी को शामिल किया जाएगा और किस तरह देखते हैं? साथी है, गलत तो है ही नहीं, भाई है अपना। चाहे किसी भी, मैं तो बड़े बड़े जो पाटीदार संघ बनाया, जो हमारे समाज के अग्रणी है, ट्रस्टी, उनको भी हम साथ लेना चाहते हैं। एक जो मुट्ठी साथ रहेगी तभी काम कर पाएंगे। हम अलग अलग दौड़ेंगे तो काम नहीं होगा। हार्दिक, ये लालजी भाई का ये बोलना था, लालजी भाई की ये बोलना था कि ओबीसी का है, वो सही है, तो उसको हमें ओबीसी की जरूरत नहीं है, ऐसा लालजी भाई का बोलना था। वो और रिकॉर्ड बोला था मीडिया से, तो क्या बोलना है? अभी ये बोले संविधान के तहत इनको मैं वही बोल रहा कि ईबीसी तो हमारे संविधान में है नहीं। ईबीसी देना का मतलब क्या है, आप वो जान सकते हैं कि इतने सारे राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने शुरुआत गुजरात से ही क्यों की ईबीसी की? ईबीसी का मतलब होता है वो लोग देश से आरक्षण हटाना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि देश से आरक्षण हटे, क्योंकि आरक्षण से ही इस देश के सही जो छोटी छोटी जाति उनका विकास हो सकता है। अगर हम यहाँ से गुजरात में 2 करोड़ पटेल है, लेकिन पूरे देश में 28 करोड़ कुर्मी और सबको आरक्षण मिलता है, तो हमें गुजरात में क्यों नहीं मिलता है? पटेल को और बिहार को गवर्नमेंट कैंपेन करेंगे ईबीसी का, ये मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि समाज में जाएंगे। वो तो मालूम नहीं, लेकिन लालजी भाई मेरे एक अच्छे दोस्त थे, भाई है, साथ में बैठेंगे, आगे चलेंगे। टेक्नोलॉजी बात होती है, पाटीदारों की बात होती है। आने वाले चुनाव में क्या आप नीतीश कुमार की तरह गठबंधन करोगे? 2017 गुजरात का मतलब माना जाता है सबसे ज्यादा है। मैं सही बताता हूँ कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ। मुझे सामाजिक प्रश्न पूछे जाए, हाँ मैं राजनीतिक भौगोलिकता के बारे में किसी को भी पछाड़ देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे राजनीति की बात ही छोड़ दे कि आप ये करोगे वो करोगे। मैं राजनीति के 2017 आने तो तब पता चलेगा। आप बाहर रह के आंदोलन कैसे चलाएंगे? क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा? क्या आंदोलन से आप जुड़ेंगे? बिल्कुल, ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, तो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि कोई नागपुर में बैठे बैठे देश चलाने की अगर सोचता हो, तो ये तो राजस्थान और गुजरात नजदीक है, तो इस नजदीक में तो कुछ कर सकते हैं ना। हार्दिक, हमेशा आप आरएसएस या फिर बीजेपी पर हमला क्यों करते हैं? इसके पीछे की कुछ खास वजह? वो लोग अपने को ही महान समझते हैं। मैंने पहले भी कहा कि वो लोग अपने को देशभक्त समझते हैं, और उनके सामने जो है वो सभी देशद्रोही है। इसलिए मैं वही बात कर रहा हूँ। कांग्रेस वैसा नहीं समझती। कांग्रेस नहीं समझती होगी। આપણે તમારા પરિવારજનો દ્વારા સરકારનો સંપર્ક કરાતું તો ત્યારે આ સમાધાન શક્ય બનશે એવું સરકારના રોકવું ના હોય, ત્યારે જ આપણું શક્ય બનશે. તમે કોઈ સરકારનો કોઈ રોલ નથી, સરકાર એમ કહે છે કે તમારા વગર આ શક્ય જ ના બને. મારું પરિવાર આજ સુધી ક્યારે પણ ગવર્મેન્ટને મળ્યું નથી, અને એ ઓફ ધ રેકોર્ડ બી આપ કોઈ બીને પૂછી શકો. મારું પરિવાર ક્યારે પણ સરકારને મળ્યું પણ નથી. હું પણ ખુદ એકવાર જ્યારે મીટિંગ માટે અમે 144 કન્વીનરો ગયા, હું એક જ વાર મળ્યો છું. મને એવો શોખ નથી કે હું કોઈની પાસે જાઉં, સારી સારી વાતો કરું, મારું રાજકીય બેકગ્રાઉન્ડ બનાવું. મારા માટે સમાજ મહત્વનો છે, અને તો જ આજે 5 લાખ લોકો આવે ને કે ન આવે. હાર્દિકભાઈ, તમે 9 મહિના જેલમાં રહ્યા, તો જેલની અંદર કોઈ પ્રશાસનિક તમને કોઈ હેરાનગતિ કરવામાં આવી હોય શાસન તરફથી એવું? શરૂઆતમાં 4-5 મહિના એવું તો થતું જ રહે, કેમ કે એ લોકો બીજા ચિઠ્ઠીના ચાકર કહેવાય, એ ઉપરથી કે એ પ્રમાણે કરવું પડે. અને ઘણું બધું કર્યું છે, પરંતુ જેલ પ્રશાસનનો બી આભાર માને, કેમ કે 2500 કેદી વચ્ચે બી આપણને જરૂર પડે સહયોગ બી આપ્યું છે. અને નાનું મોટું તો ચાલતું રહે. જેલ કોને કહેતો? જેલ છે ને. જેલમાં લખેલા પુસ્તકો વિશે પણ જાણવા મળ્યું. મેં 3 પુસ્તકો લખ્યા. એક છે સામાજિક પરિવર્તન, બીજું મારી જેલ યાત્રા લખ્યું છે, અને ત્રીજું છે તમને સરપ્રાઈઝ આપીશ. 6 મહિના રાજસ્થાન નવરા બેઠા બુક જ બનાવીશ ને. મધ્યસ્થીઓનો રોલ શું રહ્યો સમગ્ર મામલામાં? કારણ કે એમને કહ્યું હતું કે અમે મધ્યસ્થી કરી ત્યારબાદ જામીન મળ્યા છે, તો 9 મહિના કેમ થઈ ગયા? મધ્યસ્થીઓનો કોઈ રોલ નથી. ગુજરાત માટે તમારી બ્લુપ્રિન્ટ શું છે? તમે બોલો બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર છે, કેવા પ્રકારની બ્લુપ્રિન્ટ છે તમારી પાસે? છે ઘણું બધું. પછી આપીશું, એક સાથે બધું કરીશું, પાછા મને મળશો બી નહીં.